हाय हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। आप सभी का भौगोलिक अध्ययन में स्वागत है। हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं जो कि बीए पार्ट फर्स्ट और एमए प्रीवियस के सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है। न सिर्फ बीए पार्ट फर्स्ट, न सिर्फ एमए प्रीवियस, बल्कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में और भूगोल से जुड़ी हुई स्पेशली जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें फ़िज़िकल ज्योग्राफी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसी फिज़िकल ज्योग्राफी में हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में ज्वालामुखी क्रियाएं और उसके पश्चात हमने भू संतुलन शुरू किया था। तो भू संतुलन का परिचय मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दे रखा है। एक बार आप उस वीडियो को जाकर के विज़िट कीजिए, उस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें उससे क्लियर हो जाएगी। जो चीज़ें उस वीडियो के अंदर क्लियर नहीं हुई है, जो बातें वहाँ क्लियर नहीं हुई है, आज हम लोग उसी वीडियो को आज कंटिन्यू करेंगे सेकेंड वीडियो के माध्यम से, और आज यहाँ पर हम लोग पूरी क्लियरिटी ले आएंगे इस टॉपिक से संबंधित। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसका नाम है भू संतुलन, इंग्लिश में बोले तो आइसोस्टेसी। इसे समस्थिति भी कहते हैं, समस्थिति भी कहते हैं। बेसिकली समस्थिति का मतलब क्या है कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी स्थलाकृतियाँ ऐसी है जो एक सम स्थिति बनाए हुए हैं, एक समान स्थिति के अंदर कायम है, अपनी जगह पर विद्यमान है। तो ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जो उन्हें अपनी जगह पर बनाए रखने में प्रेरित करती है? ऐसी शक्तियाँ जिसके अंदर बड़े बड़े पहाड़, नीचे पठार और बिल्कुल नीचे से मैदान एक समान स्थिति के अंदर कायम है। तो इसके संबंध में डटन ने एक कथन दिया था कि जितने ऊंचे जो पर्वत होंगे वो उतने ही कम घनत्व की चट्टानों से बनेंगे, जितने नीचे स्थान होंगे वो उन चट्टानों का घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा, भार उतना ही ज़्यादा होगा। फिर इसके संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग व्याख्या की है। उनमें सबसे प्रमुख है एरी। एरी एक वैज्ञानिक हैं और उन्होंने इस संबंध में अपनी एक व्याख्या प्रस्तुत की है। वो कहते हैं कि जो भूपटल है, जो भूपृष्ठ है हमारा, हम जिस पृष्ठ के ऊपर खड़े हैं वो एक निचली भूपृष्ठ के ऊपर तैर रहा है। निचले मतलब नीचे एक ऐसा भाग है पृथ्वी के अंदर जहाँ पर लिक्विड पार्ट है और वो भारी है, उसके ऊपर हल्का सॉलिड पार्ट तैर रहा है। देखा है आपने कि आपने पानी को देखा होगा और पानी के ऊपर आप एक स्टील की प्लेट रख दें तो वो कैसे तैरती रहती है। तो ये कहते हैं कि हम उसी प्लेट के ऊपर खड़े हैं और ये प्लेट हल्के पदार्थों से मिलकर बनी है, जो पानी वाला भाग है वो भारी पदार्थों से मिलकर बना है। तो भारी पदार्थ के ऊपर हल्का पदार्थ तैर रहा है। बोले तो सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है। सीमा नीचे वाला भाग है जो कि सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। और जो उसके ऊपर वाला भाग है सियाल, जो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है सियाल, तो वो उसके ऊपर तैरता है। फिर उन्होंने ये बोला कि विभिन्न स्तंभों में घनत्व पर उन्होंने क्या कहा कि जो मैदान है, पर्वत हैं और पठार हैं, ये वो बोलते हैं कि मोटाई के साथ साथ इनमें घनत्व समान पाया जाता है। मतलब ये बोलते हैं कि विभिन्न जो स्तंभ हैं उनका घनत्व एक समान है, बस उनकी गहराई अलग अलग है। अगर इसकी पूरी थ्योरम को अगर मैं एक लाइन के अंदर आपको समझाना चाहूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि आप एरी का जो पूरा सिद्धांत है उसको आप सिर्फ एक लाइन में वहाँ लिख दीजिए, तो ये देखिए, स्तंभों का घनत्व बराबर परंतु उनकी गहराई अलग अलग, यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस। कैसा मतलब हुआ इसका? वो कहते हैं कि जो ऊंचे पर्वत हैं, जो नीचे मैदान हैं अथवा जो पठार हैं, वो एक ही समान चट्टानों से मिलकर के बने हैं। उन चट्टानों में कणों का जो स्पेस है वो भी एक समान है, मतलब एक ही समान घनत्व उनका पाया जाता है। क्लियर है? मतलब उनका जब घनत्व एक समान पाया जा रहा है तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें एक ही जगह पर टिकाए हुए है? तो एरी बोलते हैं कि उनके अंदर गहराई अलग अलग है। देखिए, आप इस बात को इधर एक डायग्राम के माध्यम से समझिए। ये हमारा स्पेस है और इसके ऊपर एक पर्वत खड़ा है, ठीक है, एक यहाँ पर पठार खड़ा है और एक यहाँ पर मैदान खड़ा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब वो बोलता है कि ये भी 2.8 सेम 2.8 और सेम 2.8 एक समान घनत्व वाली चट्टानों से मिलकर बने हैं। एक ही जैसी चट्टान है, एक ही जैसी मोटाई है, एक ही जैसे कण है और कणों के बीच का स्पेस भी एक ही जैसा है। तो फिर वो ये बोलते हैं कि फिर इनमें एक ही समान संतुलन कैसे पाया गया? तो वो बताते हैं जो भाग जितना ऊंचा है वो नीचे पानी के अंदर उतना ही गहराई से टिका हुआ है ताकि वो संतुलित रूप में खड़ा रहे। क्लियर बात है? अब आप देखिए, अगर मैं पानी के अंदर लकड़ी के गट्ठों को खड़ा कर दूं, क्लियर है? आप देखिएगा, मैंने 3 लकड़ी के गट्ठे लिए,
एक 5 मीटर की ऊंचाई का, एक 3 मीटर की ऊंचाई का और एक 1 मीटर की ऊंचाई का। मैंने उसे पानी के ट्यूब के अंदर, टब के अंदर उसे खड़ा कर दिया। तो हम देखते हैं कि जो 5 मीटर वाला था वो हमें 2 मीटर तो दिख रहा है ऊपर और 3 मीटर दिख रहा है वो अंदर। पानी के अंदर डूब गया 3 मीटर, लेकिन उसका 2 मीटर वाला भाग हमें ऊपर दिखता है। जब हम 3 मीटर वाले को देखते हैं तो उसका 2 मीटर वाला भाग अंदर डूब गया और 1 मीटर ऊपर दिख रहा है। जब हम 1 मीटर वाले भाग को देखते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा भाग, 3/4 भाग तो पानी के अंदर डूब गया और बिल्कुल 1/4 भाग हमें ऊपर दिखता है। इसका मतलब हुआ कि वो संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी जड़ों को नीचे की तरफ टिकाए हुए हैं ताकि वहाँ संतुलन बना रह सके। तो एरी का भी यही मत है कि जो भाग जितना ऊंचा होगा वो उतना ही ज़्यादा गहराई तक प्रविष्ट है, गहराई तक गया हुआ है और उसी गहराई के साथ साथ उसने संतुलन को स्थापित किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? वो बोलते हैं कि डेंसिटी, घनत्व, कण, चट्टानें, ये सब एक समान है, ये सभी एक ही पदार्थों से मिलकर के बने हैं, पर जो जितना ऊंचा है पृथ्वी के भीतर की तरफ अधः स्तर में वो उतना ही गहराई तक प्रविष्ट है। फिर आप देखिए कि इसके इस सिद्धांत की व्याख्या में देखिए आप पानी के, देखो ये जो मैंने आपको एग्जांपल लिया वो भी मैंने आपको यहाँ लिख के बता दिया है कि पानी में तैरते हुए लकड़ी के टुकड़ों अथवा बर्फ के टुकड़ों से भी हम लोग इस सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं। क्लियर है बात? फिर कई सारे वैज्ञानिकों ने, जैसे कि होम्स की बात करते हैं, होम्स ने एरी के इस मत का समर्थन किया और जॉली ने भी इसके इस मत का समर्थन किया। अब आप देखिएगा इस डायग्राम को देखिए, ये है वुडन पीसेस, मतलब लकड़ी के टुकड़े हैं। अब आप देखिए ये टुकड़ा जितना गहरा है, ये देखिए ये टुकड़ा जितना बड़ा है उससे ज़्यादा की गहराई के अंदर प्रविष्ट है, जो जितना बाहर दिख रहा है उससे ज़्यादा अंदर की तरफ प्रविष्ट है। तो मतलब जो भाग जितना बड़ा ऊपर होगा उतना ही गहरा, उससे ज़्यादा गहरा वो अंदर होगा। मतलब जो अंदर के अंदर जो वो डूबे हुए हैं वो गहराई अलग अलग है, डूबने की गहराई अलग अलग है। ये वाला टुकड़ा, ये फर्स्ट वाला टुकड़ा है, ये इस गहराई तक डूबा हुआ है, सेकंड वाला टुकड़ा इस गहराई तक, थर्ड वाला टुकड़ा बिल्कुल नीचे तक गहरा हुआ है। इस प्रकार से जो भाग जितना ऊंचा पानी के अंदर उतना ही नीचा, और इस प्रकार से एक समान संतुलन की स्थिति बनाए हुए हैं। ये तो है एरी का सिद्धांत या एरी का मत। अब इस मत की आलोचना कैसे की जाती है आप देखिएगा कि अगर 1/4 भाग बाहर है और 3/4 भाग अंदर है तो हिमालय की जो ऊंचाई है वो लगभग 8,848 मीटर है या 8,850 मीटर। बोले तो अगर मोटा मोटी बात करें तो 9 किलोमीटर ऊंचा है हमारा हिमालय। अगर हिमालय इतना ऊंचा है इसका मतलब हुआ कि उसका 1/4 भाग ही हमें दिख रहा है बाहर, तो मतलब उसका डबल भाग तो वो अंदर होगा। आई बात समझ में? मतलब अगर 9 किलोमीटर वाला भाग हमें ऊपर की तरफ दिख रहा है तो लगभग 18 किलोमीटर से लेके 25 किलोमीटर तक का भाग उसके अंदर होगा, पृथ्वी के अंदर, तभी इतना बड़ा हिमालय टिका हुआ है। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर जैसे जैसे हम लोग गहराई में जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है, तापमान बढ़ता है और चट्टानें पिघल जाती है। इतनी गहराई तक हिमालय का होना ये ज्योग्राफी के सिद्धांत के विपरीत है। तो इस प्रकार से इसके सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि जो भाग जितना ऊंचा है उतना गहराई तक प्रविष्ट नहीं हो सकता है। आई होप एरी का मत आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से बढ़ते हैं प्राट के मत की तरफ। प्राट क्या कहता है? प्राट बोलता है कि ऐसा नहीं है। प्राट का सिद्धांत कहता है कि नहीं, सभी के सभी भाग, चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे मैदान हो, सभी के सभी नीचे की तरफ एक समान गहराई तक ही खड़े हैं। कोई बहुत ज़्यादा गहराई पे, कोई कम गहराई पे, कोई उससे कम गहराई पे ऐसे नहीं खड़ा है। सभी के सभी एक समान गहराई पर खड़े हैं। और फिर बोलते हैं कि फिर ऐसा क्यों है कि समान प्रकार का संतुलन है? तो कहते हैं कि पर्वत बड़े हैं तो हल्के पदार्थों के बने हैं, पठार उनसे छोटे हैं तो उससे भारी पदार्थों के बने हैं, और मैदान बिल्कुल छोटे हैं तो उससे ज़्यादा भारी पदार्थों के बने हैं। फिर अब आप देखिएगा इसके अंदर वो ये कहते हैं कि जो भाग जितना ऊंचा है उसका घनत्व उतना ही कम, और जो भाग जितना नीचा है उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। कि ये सभी अलग अलग प्रकार की चट्टानों से मिलकर बने हैं। इन सभी में कण अलग अलग प्रकार के हैं, कणों के बीच की दूरी अलग अलग प्रकार की है, भार अलग अलग प्रकार का है। जो जितना नीचा उतना भारी, जो जितना ऊंचा उतना हल्का, और जो सबसे ऊंचा वो बहुत ज़्यादा हल्का। अगर इसकी पूरी थ्योरम को मैं अगर एक लाइन में समेटने का प्रयास करूं तो है बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। मतलब जो स्थान जितना ऊंचा उसका घनत्व उतना ही कम, जो स्थान जितना नीचा उसका घनत्व उतना ही अधिक।
ये जो पूरा का पूरा ये जो कॉलम है ये इसके सिद्धांत को एक या दो लाइन के अंदर स्पष्ट करता है। ये लाइन आप याद रखिएगा, बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। ये है प्राट का मत। आई होप आपको प्राट का मत भी समझ में आया होगा। प्राट कहता है कि नीचे पृथ्वी तल के नीचे जो लिक्विड की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस लिक्विड के ऊपर वाला सॉलिड वाला भाग तैर रहा है, उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं लेवल ऑफ कंपनसेशन। क्या बोलेंगे? लेवल ऑफ कंपनसेशन, मतलब आधार तल। एक ऐसा आधार तल है जहां पर पर्वत, पठार और मैदान आकर के टिक गए हैं, आकर के तैर रहे हैं, उसके नीचे नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पर्वत अगर ज़्यादा ऊंचा है तो ज़्यादा गहराई तक चला गया, पठार ज़्यादा ऊंचा है, कम ऊंचा है तो कम गहराई तक चला गया, और मैदान और कम ऊंचा है तो और कम गहराई तक। ऐसा नहीं है। वो बोलते हैं एक लेवल ऑफ कंपनसेशन है, एक आधार तल है, जिस आधार तल पर चाहे कोई कितना भी ऊंचा हो, कोई कितना भी नीचा हो, एक समान गहराई के ऊपर खड़े हुए हैं। अब आपको इसके सिद्धांत ये देखिए, उसने कहा कि लकड़ी के एक समान गट्टे मत लीजिए। एग्जाम्पल में अलग अलग घनत्व के और अलग अलग भार के अलग अलग टुकड़े लीजिए। तब उन्होंने क्या किया, देखो इसके अंदर एंटीमनी, जिंक, आयरन और लेड अलग अलग धातु ली है, जो जितनी ज़्यादा भारी है, जितनी ज़्यादा छोटी है, वो पानी के अंदर भी समान गहराई पर है, बस उसका जो शेप है, आकार है और जो आकृति है वो कम ज़्यादा हो रही है। अगर मैं आपको इसको और सरल एग्जाम्पल से समझाऊं तो आप इसको ऐसे समझिए कि कोई लकड़ी है, कोई लोहे का टुकड़ा है, कोई एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, और ये सारे के सारे टुकड़े को अगर हम लोग पानी में डालते हैं, पर लकड़ी वाला भाग 5 किलो का, लोहे वाला 5 किलो का इतना सा, और जो एल्यूमिनियम वाला 5 किलो का उससे बड़ा, मतलब भार सबका सेम है, घनत्व सबका सेम है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है भार सबका सेम है, घनत्व अलग अलग हो सकता है, पर जब हम उनको एक समान भार के आकारों को पानी के अंदर डालेंगे या किसी लिक्विड के अंदर, जैसे इसके अंदर इस वाले डायग्राम में उन्होंने मर्क्यूरी में डाला है, पारे के अंदर डाला है, तो अगर हम लोग एक समान आकृति के जो शेप्स हैं उसको हम लोग एक समान लिक्विड में डालते हैं, तो एक ही लाइन ऑफ कंपनसेशन के ऊपर जाकर के वो टिक जाते हैं। और ये टिकने का सबसे बड़ा कारण है कि इनके घनत्व में अंतर है। क्लियर है बात? तो ये बेसिकली जो सबसे बड़ा डिफरेंस है एरी और प्राट के अंदर वो यही है। ये देखिए कि एरी तो कहता है कि एक समान घनत्व वाले टुकड़े हैं, मतलब सारे के सारे टुकड़े लकड़ी के हैं, और प्राट कहता है कि नहीं, सारे के सारे टुकड़े अलग अलग धातुओं के बने हैं। जो छोटा है वो अधिक घनत्व का, जो बड़ा है वो कम घनत्व का, जो उससे बड़ा है वो बिल्कुल कम घनत्व का बना हुआ है। सबसे पहला तो ये एरी का सिद्धांत प्लावन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन पर आधारित है, तैरते रहने वाले सिद्धांत पर आधारित है। वहीं प्राट का सिद्धांत लेवल ऑफ कंपनसेशन पर आधारित है। इन दोनों के डायग्राम्स को आप इस चित्र के माध्यम से भी और अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिएगा, इस चित्र में देखिए जो पहला डायग्राम है एरी का, जो डायग्राम है ये देखिए, ये फर्स्ट डायग्राम है एरी का और ये सेकंड डायग्राम है प्राट का। एरी कहता है कि ये हमारा अधस्तर है, मतलब पानी है नीचे और ऊपर स्थल भाग है, तो जो छोटा वाला स्थल भाग जितना ऊपर है उतना गहराई में, और जो जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा गहराई में, मतलब एक समान गहराई नहीं है, घनत्व एक समान है। प्राट उसके अपोजिट कहता है कि घनत्व अलग अलग है, डेंसिटी अलग अलग है, सभी अलग अलग पदार्थों से मिलके बने हैं, बस नीचे की जो गहराई है वो एक समान है, एक समान गहराई पर है, क्योंकि घनत्व अलग अलग है इसीलिए एक प्रकार से संतुलित अवस्था में बने हुए हैं। यह है एरी और प्राट के मतों के मध्य अंतर। अब अगर हम लोग जस्ट शॉर्ट में हॉफर्ड और बेबी की व्याख्या को सुने, तो हॉफर्ड और बेबी इन दोनों की ही जो व्याख्या है वो प्राट के जो सिद्धांत से मेल खाती है। ये प्राट के समर्थक हैं और ये कहते हैं कि नहीं, ये बात सही है कि नीचे कोई ना कोई लेवल ऑफ कंपनसेशन है, क्योंकि ज़्यादा अगर गहराई तक कोई जाएगा तो उसके अंदर वेरिएशन आ सकते हैं। वेरिएशन नहीं है, एक ही समान गहराई पर पाए जाते हैं, परंतु घनत्व सभी चीज़ों का अलग अलग होता है। तो बेसिकली होम्स जो था, जोली जो था, वो एरी के समर्थक थे, हॉफर्ड और बेबी जो है वो प्राट के समर्थक रहे हैं। ये है बेसिकली आपका भू संतुलन का सिद्धांत। आई होप आपको ये सिद्धांत समझ में आया होगा। अगर आपको कोई पार्ट नहीं भी समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अथवा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं कि सर ये वाला सेक्शन या ये वाला पार्ट हमें समझ में नहीं आया है। हो सकता है फिजिकल ज्योग्राफी है, कई बच्चे पहली बार पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, तो उन्हें दिक्कत आ सकती है। ये देखिए, ये भू संतुलन के सिद्धांत से संबंधित 3 प्रश्न हैं जो आईएएस की मुख्य परीक्षा में या यूपीएससी मेंस की जो मुख्य परीक्षा है उसमें पूछा गया है। सन 2001 में पूछा गया था कि भू संतुलन के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण
विश्लेषण प्रस्तुत करें। सन 2007 में पूछा गया कि भू संतुलन की अवधारणा को परिभाषित करें और एरी और प्राट के सिद्धांत के ऊपर आप चर्चा करें। और 2011 में दोबारा पूछा गया कि भू संतुलन की अवधारणा को एरी और प्राट के का जो मत है उसके सापेक्ष में आप हमें इसे समझाइए। तो आई होप आपको एरी का मत और प्राट के मत और इन दोनों के मध्य में जो बड़ा अंतर है वो समझ में आ गया होगा। भू संतुलन किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। एरी किस आधार पर संतुलन स्थापित कर रहा है, अलग अलग गहराई में गड़े हुए हैं इसलिए संतुलित है। प्राट क्या कह रहा है, नहीं, अलग अलग भार है, अलग अलग घनत्व है इसलिए संतुलित है। तो बेसिकली एरी और प्राट अलग अलग मतों को लेकर चलते हैं और इस प्रकार से दोनों अपना अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। आई होप मैंने आपको सरल भाषा में समझाया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरह के वीडियोस को देखें, पढ़ें और नोट्स बनाएं। और आज के वीडियो के बाद जो मैं आपको सेकंड असाइनमेंट दे रहा हूँ, मैंने आपको फर्स्ट असाइनमेंट दिया था ज्वालामुखी वाले चैप्टर में, जिसमें आपको विश्व के नक्शे पर 5-5 अलग अलग प्रकार के ज्वालामुखी दर्शाने थे। आज वाले चैप्टर में आपको करना क्या है, आपको कॉपी लेनी है और एक पेज में एरी एक तरफ और प्राट एक तरफ के मध्य का जो अंतर जो हम लोग बनाते हैं, डिफरेंस जो बनाते हैं वो बनाना है। एक तरफ इसका सिद्धांत और दूसरी तरफ प्राट का सिद्धांत और दोनों के डायग्राम्स अलग अलग और दोनों के मध्य जो बेसिक अंतर है वो, ये दोनों के दोनों आपको ये काम करना है। ये आपका असाइनमेंट है और आप और हम इसी प्रकार से अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से बने रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।